माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BHIC 101 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। और ये हैंड रिटन आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। आपका हैंड रिटन आंसर है, क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, तो ध्यान से समझिए। पुरातात्विक स्रोत अतीत की मानव गतिविधियों, वे भौतिक अवशेष हैं जिन्हें अब उत्खनन और अन्य पुरातात्विक तरीकों से खोजा गया है। इन स्रोतों से उपकरण, मिट्टी के बर्तन और गहने गहने जैसी कलाकृतियां, साथ ही इमारतें, कब्रें और मंदिर जैसी संरचनाएं शामिल हो सकती है। पुरातात्विक स्रोत के प्रकार की बात करें तो कई प्रकार के पुरातात्विक स्रोत हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पुरातात्विक स्रोतों के कुछ समान प्रकार दिए गए, जैसे कि ये पुरातात्विक स्रोत हैं। अभिलेख से पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलते हैं। स्मारक और भवन, ये पुरातात्विक स्रोत है। मूर्तियां, सिक्का, चित्रकला, ये पुरातात्विक क्या है, स्रोत है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो इसे हिंट मार के ये आपको इसके बारे में, अभिलेख के बारे में लिख देंगे, आपके बहुत सारे वर्ड्स में लिख देंगे। स्मारक और भवन के बारे में लिख देंगे, मूर्तियां के बारे में अपने मन से भी सोच सोच के इसके बारे में लिख देंगे। तो आपका 4 पेज हो जाएगा। क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 पेज लिखना होता है ना, 400 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, 400 वर्ड लिखना पड़ेगा। 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 400 वर्ड्स में लिखने पड़ेंगे। तो अभिलेख के बारे में लिख देंगे, स्मारक और भवन के बारे में, मूर्तियां के बारे में, सिक्का के बारे में, चित्रकला के बारे में लिख देंगे अपने सोच सोच के, तो आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, देखिए। उत्तर वैदिक काल के में अर्थव्यवस्था, राज्य और समाज में हुए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राज्य और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई, स्थायी बस्तियां विकसित हुई और लौह उपकरण का उपयोग बढ़ा। राज्य व्यवस्था में जनपदों का उदय हुआ और राजा के अधिकार बढ़े। समाज में वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। और इनमें अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था, कृषि का उदय हुआ, लौह का उपकरणों का उपयोग हुआ, व्यापार और शिल्प, मुद्रा और उपयोग। तो ये हिंट समझकर इसके बारे में आप कृषि का उदय, अर्थव्यवस्था, तो ये समय के अनुसार आप कृषि का उदय कैसे हुआ, आप इसे उत्तर वैदिक काल में लिखना अर्थव्यवस्था। तो इसमें कृषि का उदय, तो उत्तर वैदिक काल में कृषि का उदय, तो ये लिखोगे, लिखकर आप ना हिंट मांगोगे या आप गूगल में सर्च करोगे तो इससे जरूर मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको हिंट दिया, तो इसके मदद से आप अपना स्कूल में एग्जाम देने से पहले इसके मदद से आप क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन, एग्जाम देने से पहले प्रिपरेशन कर लीजिएगा। राज व्यवस्था में जनपदों का उदय, राजाओं के अधिकार और राजसूत्र और अश्वमेघ का यज्ञ। समाज, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति और गोत्र, ये सब। शहरीकरण की बात करें तो इस प्रकार, शहरीकरण, चौथा था शहरीकरण। और इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन्हें भारत इतिहास की बाद की बाद की अवधियों के लिए नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण पर चर्चा कीजिए। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जब अपने खैबर दर्रे की क्या करके पार करके सिंधु नदी घाटी में प्रवेश किया था। उनका सामना भारतीय राजा पोरस से हुआ है ना, जिसके साथ उसने झेलम नदी के तट पर युद्ध किया, जिससे हाई स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य उसे क्या कर दिया, वापस कर दिया सिकंदर ने। सिकंदर का आक्रमण भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उससे इससे भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के कई कारण थे, जिनमें शामिल है सामाजिक विस्तार की, साम्राज्य विस्तार की इच्छा, नए क्षेत्र का खोज, गौरव और विजय की खोज। सिकंदर भारत पर आक्रमण एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारत के इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया। इस आक्रमण के कारण भारत और यूनान के बीच क्या हो गए, सीधा संपर्क स्थापित हुआ।
इसके व्यापार, संस्कृति और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन 4। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था क्योंकि सम्राट के पास सर्वोच्च शक्ति थी और यह सभी अधिकारों का स्रोत था। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। केंद्रीकृत प्रशासन था। मौर्य साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत था, जिसमें राजा सर्वोच्च शासक था और उसके पास सभी प्रशासनिक, न्यायिक और विधायिक शक्तियां थी। विशाल नौकरशाही। साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशाल नौकरशाही व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। स्थानीय स्वशासन। मौर्य साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की भी भागीदारी भी व्यवस्था थी, जिसमें ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं अपने अपने क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य देखती थी। न्याय व्यवस्था, जिसमें राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और विभिन्न स्तरों पर अधिकारी न्याय प्रदान करते थे। मजबूत सैन्य व्यवस्था। मौर्यों के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। इसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ शामिल थे, जो साम्राज्य की रक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कुशल कर प्रणाली। मौर्य साम्राज्य में राजस्व का मुख्य स्रोत कर है, जो भूमि, व्यापार और अन्य स्रोतों पर लगाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जल निकासी, वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं में से एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी। इस सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था और प्रत्येक घर में एक व्यवस्थित नाली होती थी, जो मुख्य नली से जुड़ी होती थी। नालियां पक्की ईंटें से बनी होती थी और ढकी होती थी, जिससे सफाई और रखरखाव आसान हो जाता था। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और जल निकासी वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं। ग्रिड आधारित नगर योजना, भूमिगत जल निकासी, ढकी हुई नालियां, पक्की ईंटों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, महापाषाणीय संस्कृति क्या है? इसके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। महापाषाणी, जिसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा पत्थर, उन विशाल पत्थरों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग प्रागैतिहासिक काल में विभिन्न प्रकार की संरचना और महापाषाण संरचना और स्मारकों के निर्माण के लिए किया जाता था। महापाषाण संस्कृति को भौगोलिक संस्कृति भी कहा जाता है। भारत में एक प्रागैतिहासिक संस्कृति परंपरा है। यह संस्कृति दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय थी, इन्हें लेकिन इसके अवशेष भारत के अन्य हिस्सों में भी पाए जा गए हैं। महापाषाण संस्कृति के प्रकार। महापाषाणों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से कुछ प्रमुख नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे डोलमेन, मेनहीर, कैर्न सर्कल, कब्र के गड्ढे, शिस्ट, टोपी पत्थर, एंथ्रोमार्फिक स्थल। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? अशोक की धम्म नीति धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो नैतिक, सहिष्णु और शांतिपूर्ण हो। यह नीति किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि सामाजिक सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए थी। अशोक की धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक कल्याण, नैतिकता और शिक्षा का प्रचार। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने धर्म के संदेश को शिलालेखों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में प्रसारित किया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, महावीर की शिक्षाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। महावीर महावीर इस स्वामी इसी की शिक्षाएं जैन धर्म का आधार थे हैं। महावीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और व्यक्ति की को नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से विकसित होने में मदद करती है। इन शिक्षाओं का पालन करके व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। महावीर की शिक्षाएं 5 सिद्धांतों पर केंद्रित है। अहिंसा, समय, आचार्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य साम्राज्य के विघटन के क्या कारण थे? प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास, राजवंशों एवं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये था, मौर्य साम्राज्य के विघटन के क्या कारण थे? ध्यान से समझिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास, राजवंशों एवं साम्राज्यों के उत्थान पतन की एक रहस्यात्मक गाथा है। मौर्य साम्राज्य का पतन इस राजनीतिक प्रदत्त नियम का अपवाद नहीं, फिर भी मौर्य साम्राज्य का पतन अपेक्षाकृत शीघ्र हुआ, जिस जिस जिससे वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे विख्यात सम्राट हुए थे। जैसे कौटिल्य जैसा दूरदर्शी एवं
सुदृढ़ शासन व्यवस्था को शक्तिशाली बनाया। वैसे साम्राज्य का इतना शीघ्र ह्रास होना विस्मित सा कर देता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। आंतरिक विद्रोह, आर्थिक संकट, कमजोर उत्तराधिकारी, विदेशी संक्रमण और राष्ट्रीय भावना का अभाव, सेना और नौकरशाही का अधिक खर्च। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी? प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी? प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही, लेकिन सामान्य तौर पर वैदिक काल में महिलाएं को उच्च स्थान प्राप्त था और उन्हें शिक्षा, यज्ञ और सामाजिक जीवन में समानता का अधिकार था। हालांकि बाद के समय में विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और ये पदों प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां शुरू हो गई। प्राचीन भारत के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं सदी के विशेषकर भारत में स्वतंत्रता के बाद हुआ। इस दौरान सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए और सामाजिक सुधार आंदोलन ने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, शहरीकरण के दूसरे चरण पर चर्चा कीजिए। इस काल में विकसित प्रमुख शहरों को संक्षिप्त विवरण दीजिए। द्वितीय शहरीकरण, जिसे प्राचीन भारत में 500 से 600 ईसा पूर्व के दौरान देखा गया, गंगा के मैदानों में महाजनपदों के उदय के साथ चिन्हित है। यह कृषि में सुधार और शहरों के विकास की विशेषता है। महत्वपूर्ण विशेषता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चरण में विकसित प्रमुख शहर राजगीर, श्रावस्ती, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी, काशी, वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन। दूसरे चरण का शहरीकरण भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने केवल शहरों के विकास को प्रेरित किया बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। अब टिप्पणी या टॉपिक क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन भारत की एक प्रमुख शहरी सभ्यता थी। यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक था। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और पशुपालन पर आधारित थी। सिंधु नदी की उर्वरता के कारण यहाँ कृषि का विकास हुआ, जिसमें गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलें उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त हड़प्पा वासी धातु का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना और वस्त्र निर्माण जैसे उद्योग में भी समान थे। व्यापार में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के व्यापार करते थे और समुद्री व्यापार भी महत्वपूर्ण था। महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मौजूद थे। ये 16 शक्तिशाली राज्य थे। मगध, राजगीर, पाटलिपुत्र, अंग, चंपा, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर और पावा, चैदी, शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, दक्षिण पंचाल, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पाटन, पैठान, अवंती, उज्जैन, गांधा, तक्षशिला, कंबोज, हाटक। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्राचीन भारत में जल विज्ञान। टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में जल विज्ञान, जिसे जल प्रबंधन और संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है, एक विकसित प्रणाली थी जो जल संसाधनों के कुशल उपयोग और प्रबंधन पर केंद्रित थी। इस प्रणाली में जल चक्र, वर्षा का मापन, जल संचयन और सिंचाई का भी की अधिक तकनीकें शामिल थी। प्राचीन भारत में जल विज्ञान टिकाऊ प्रणाली थी जो जल संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन पर केंद्रित थी। प्राचीन भारतीय जल विज्ञान प्रणालियों का उपयोग आज भी प्रासंगिक है और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त करता है। लौह धातु की उत्पत्ति। लौह एक धातु है जो पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होती है। यह लौह अयस्क से निकाला जाता है जो पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है। लौह अयस्क पिघलाकर और भी शुद्ध करके लोहा बनाया जाता है। लौह धातु की उत्पत्ति। लोहे की शुरुआती खोज उल्कापिंडों में से हुई थी। लोहा सबसे पहले मेसोपोटामिया में लगभग 7000 वर्ष पूर्व 5,000 ईसा पूर्व में मिला था। अगला है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। 1800 ईस्वी के पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे।
इस सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इसके बारे में अब भी मतभेद बना है, मतलब अभी भी सटीक जानकारी नहीं पता चला। इसका सबसे बड़ा कारण हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, बाढ़ और विदेशी आक्रमणों का प्रमुख। विदेशी आक्रमणों की वजह से सुनते हैं ये इसका अंत हुआ, या फिर जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ आया, भूकंप आया, इसके वजह से ये अंत हुआ। ये सब भी देखा जाता है, क्योंकि नदी के किनारे बसे हुए थे, अचानक बाढ़ आया, सबकी खत्म कर दिया, ऐसे कह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हुआ, अचानक सब चीज खत्म कर दिया। इसके अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक असमानता, व्यापार में कमी और संसाधनों की कमी भी इसके पतन में सहायक रहे। बुद्ध की शिक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं का उद्देश्य मनुष्य के दुख से मुक्ति दिलाना और शांत, समझदार जीवन जीने में मदद करना। बुद्ध की शिक्षाएं चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, अहिंसा, नैतिक आचरण। बुद्ध की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे मानव जीवन के सार्वभौमिक मूल्यों, सत्यों और दुखों से मुक्ति पाने के तरीकों पर प्रकाश डालती है। मगध का उदय प्राचीन भारतीय 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली राज्य के रूप में हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व छठी श- शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध ने राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व हासिल किया और अंततः भारत में अधिकांश हिस्से हासिल किया और अंततः भारत में अधिकांश हिस्से पर शासन किया। इस उदय के पीछे कई कारण थे, जिनमें से भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि और शक्तिशाली शासक और कुछ कुशल प्रशासन शामिल थे। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, यह एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपयोग का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र यह बताता है कि व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें अपनी समृद्धि संसाधनों का उपयोग कैसे करती है और कैसे निर्णय लेती है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे वितरण किया जाए और कैसे उपभोग किया जाए। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन या फिर धन संबंधी मामलों का अध्ययन। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनान राजदूत था जो लगभग 300 ईसा पूर्व भारत में आया था। वह सेल्यूकस प्रथम के राजदूत थे और वह भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारत का विस्तृत वर्णन किया। मेगास्थनीज के लेखन से हमें उस समय के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो पश्चिमी दुनिया के लिए अज्ञात थी। इस तरह से मैंने आपको 20 मोस्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जिससे आप अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन कर लीजिए और ये पीडीएफ जाके टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए, जिसमें पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड आपको इंस्टा में मिल जाएंगे। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जनरल बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। जय, बेस्ट ऑफ लक।